चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्यों इतना ठंडा गुड मॉर्निंग? ठंडी ऐसे क्या एकदम गुड मॉर्निंग सर। ऐसा एनर्जेटिक रहने का ना, बुढ़े लोग जैसा क्यों बिहेव करते? हाउस द जोश नहीं, हाउस द जोश। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एलएलपी का जो फाइनल क्वेश्चन का जो है ना वो पीडीएफ मैंने भेज दिया है। आई एम सो सॉरी फॉर द डिले। ठीक है, नहीं नोटिफिकेशन नहीं आया। तुम लोग को आया? नहीं हुआ है? ठीक है, मैं सर को रिमाइंडर दे दूंगा। ठीक है, क्या नहीं लिखने का? ऑफ कोर्स लिखने का है। टोटल 18 क्वेश्चन थे। तुम लोग ने पहले के 5-6 लिखे थे। 10 पेज छोड़ दो ना, 10-12 पेज छोड़ दो। 12 पेज है, साइड्स नहीं। एक पेज के 2 साइड होते हैं। ठीक है, हाँ 12 रे। तुम्हारे लिए तुम एक ही पेज छोड़ो, फर्स्ट पेज से लिखो, कुछ भी मत छोड़ो। ठीक है, हाँ हाँ, अरे छोड़ के रखना बफर। कुछ और नया क्वेश्चन आया तो मैं दे दूंगा ना वैसे। ठीक है, चलो। व्हाट इज योर नेम बेटा? विवेक ना? ओके, चलो तेरे लिए आज फर्स्ट लेक्चर ही है और अपन वापस पूरा घूम के इधर ही आएंगे। ओके, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद फेमा टुडे। ठीक है, फेमा ये सीए फाइनल का लॉ है। ठीक है, नाउ सी यू आर स्टडिंग लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, सो लॉ हमको जो दिया है फाउंडेशन रूट से, तो हाँ तो अच्छा है, तेरे को लॉ क्या है वो सब पता है। अब देखो, हम लोग जब फेमा पढ़ते हैं ना तो फेमा ये एक सीए फाइनल का लॉ है, बट यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजरल लॉ है। बराबर, मैंने तुम लोग को बताया था तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये क्या उसमें एटलीस्ट कुछ कॉन्सेप्ट होता था कि अपन ऐसे ही याद रख सके। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ मतलब क्या कि जो जैसा है वैसे तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ फेमा स्टार्ट करने से पहले फेमा क्यों आया उसका एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, इसकी हिस्ट्री वगैरह सब जानेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द लॉ। ठीक है, तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़ा मजे करो। ठीक है, फेमा क्या होता है? अब देखो, फेमा मतलब ये एक बाल्टी है। ठीक है, बाल्टी में अगर पानी ज्यादा है, ठीक है, या तो सपोज बाल्टी नहीं, इसको समझते ये तुम्हारे मंथ के स्टार्ट का पॉकेट मनी है। ठीक है, तो मंथ के स्टार्ट में तुम कैसे खुद को ऐसे अंबानी समझते हो? बराबर, ऐसे नया नया सैलरी आता है। ठीक है, ऐसे समझने के लिए समझ लो अभी। ठीक है, कि तुम अंबानी हो मंथ के स्टार्ट में, और बाद में जब मंथ एंड होता है जैसे 25 तारीख के बाद, ठीक है, तुम एक एक रुपया खर्चने से पहले भी सोचते हो 10-12 बार। बराबर, कि अरे यार रिक्शा से जाऊंगा तो 50 रुपया हो जाएगा, उससे अच्छा बस में चला जाता हूँ, भले धक्के मार मार के जाऊँ। सो इट इज़ लाइक कि अगर तेरे जेब में ज़्यादा पैसा है तो तू खुश है, और अगर तेरे जेब में ज़्यादा पैसा नहीं है तो तू दुखी हो जाएगा। यस और नो? तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आज क्यों सब लोग ने जगह बदल दी है, मतलब सब अलग अलग सी, ये दोनों बराबर बैठे हैं। ठीक है, सो ये जो है ना, ये फॉरेन का बाल्टी या फॉरेन का वॉलेट, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेकर। क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेकर। ठीक है, अब इसमें जितना ज्यादा लेवल ऑफ डॉलर रहेगा, मतलब जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ डॉलर रहेगा उतना हम खुश रहेंगे। बराबर, सिर्फ डॉलर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पाउंड, येन, यूरो, सब कुछ रहेगा। मतलब क्या, हमारी जेब भरी हुई है, मतलब हम खुश है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर पैसा कब आएगा? जब तू एक्सपोर्ट करेगा। बराबर, और इसमें से पैसा खाली कब होगा? जब तू इंपोर्ट करेगा। बराबर, तो देखो पैसा आया, क्यों आया? क्योंकि तूने एक्सपोर्ट किया। और पैसा गया, क्यों गया? क्योंकि तूने इंपोर्ट किया। समझ में आया? ओके, अच्छा जैसे मुझे एक बात बताओ, तुम लोग के पास कितने डॉलर पड़े अभी? नहीं है? डॉलर है क्या? रुपीज है। ठीक है, अच्छा क्या ऐसे, जैसे मेरे पास 5 लाख डॉलर है घर पे। ठीक है, मैंने ऐसे मेरे कबर्ड में उसको रखा है अच्छे से सेव करके, 5 लाख डॉलर्स। ठीक है, अरे नहीं रख सकते रे, अज्यूम करो। बट मुझे एक बात बताओ, एक नॉर्मल इंडियन रेसिडेंट 5 लाख डॉलर अपने घर पे रख सकता है? जब तुम लोग सीए बन जाओगे, जब बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, तब तुम घूमने जाओगे ना फॉरेन वगैरह। ठीक है, क्या पूरी जिंदगी बस इंडिया में ही घूमना है? हाँ, मालदीव जाओगे ना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि जब तुम फॉरेन घूमने जाते हो तो तुमको डॉलर की जरूरत होती है, तो डॉलर कहाँ से लेते हो तुम? बैंक से लेते हो। तो बैंक को ना अथॉरिटी दी है, बैंक के पास, बोलो रंगा जी,
बंद हो गया, बंद हो गया। बैंक को अथॉरिटी दी है कि वो क्या करेंगे, बैंक हमको इंडियन करेंसी के एक्सचेंज में क्या देंगे, डॉलर देंगे, बराबर। तो बिकॉज उनको, अरे जब हम फॉरेन घूमने जाते हैं तो हम बैंक के पास से क्या करते, फॉरेन करेंसी लेते, जिस भी कंट्री में घूमने जाए उधर की करेंसी हम लेते, बराबर। तो बैंक के पास ये अथॉरिटी है कि वो हमें क्या दे सकता है, फॉरेन एक्सचेंज दे सकता है, यस और नो। क्या चालू करूँ, बाबा को नहीं देखा मिलता। इधर जाने का, ऊपर सेकंड, ऊपर फर्स्ट, ऊपर ऊपर, वन वन। ठीक है। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से कि जब मैं, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो हम सब, तुम्हारा जब सीए हो जाएगा ना तो अपन सब पेरिस घूमने जाए, ठीक है, वहां पर आईफिल टावर है। हाँ नहीं, तुम्हारे पैसे से, खुद के पैसे से, हाँ, $5 लाख। हमको भी सो थोड़ा खुद के पैसों से तो कैसा मंदिर खुलाने और आगे, बराबर। $1.80 ना तब भी। चलो अब देखो, जैसे सपोज हम सबको जाना है पेरिस, ठीक है, पेरिस में क्या है, मस्त आईफिल टावर है, वहां पर हॉट चॉकलेट विद क्रोसॉन खाएंगे, ठीक है, क्रोसेंट, वो ऐसे बर्गर जैसा रहता है ना तो नहीं वो। खाए सर। हाँ तो सब बताऊंगा ना मैं तुम लोग को। तब पेरिस जाना है तो पेरिस में उधर गांधी बापू तो नहीं चलेंगे, ठीक है, वहां पर क्या चलता है, क्या हुआ? स्विस फ्रैंक और यूरोज, ऐसा दो करेंसी चलता है, ठीक है, बिकॉज पेरिस शेंगन वीजा में आ जाता है, इसलिए वहां पर स्विस फ्रैंक भी चलता है कुछ जगह पर और कुछ जगह पर यूरोज भी चलता है। अब तुम लोग को यूरोज चाहिए, 1 यूरो कितने का आता है, एग्जाम्पल लेता हूँ, 80 रुपीज का 1 यूरो है, ठीक है, अरे एग्जाम्पल के लिए 80 रखो ना। अब सपोज हमारा जो पूरा घूमने फिरने का, खाने पीने का, रहने का, ठीक है, ये पूरा खर्चा सपोज अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से 2 लाख रुपया होता है, ओके, अप्रोक्सीमेटली, तो 2 लाख को डिवाइड करो बाई 60, कितना आएगा तुम लोग को, सॉरी 80 करो तो कितने यूरोज मिलेंगे तुम लोग को, 2500 यूरोज, कितने, 2500 यूरोज, ठीक है। अब ये यूरोज तुमको कौन देगा, बैंक देगा। अब जरूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ बैंक ही दे, ठीक है, तो बैंक ने क्या किया है, आरबीआई ने बहुत सारे ऐसे लोगों को अथॉरिटी दी है कि तुम फॉरेन एक्सचेंज को होल्ड भी कर सकते हो एंड उसको बेच भी सकते हो एंड खरीद भी सकते हो। इज दिस क्लियर? एजेंट, वो एजेंट को क्या बोला जाता है, ऑथराइज डीलर। क्या बोला जाता है, ऑथराइज्ड डीलर। बराबर। नॉर्मली सारी की सारी बैंक्स होती है ऑथराइज डीलर। फिर तुम लोग ने देखा रहेगा 5 स्टार होटल जैसे ताज है, ठीक है, फिर अपनी ओबरॉयज है, जेडब्ल्यू है, ये सब के वहां पर भी ना एक फॉरेक्स का एक सेक्शन रहता है, वहां पर फॉरेनर्स क्या करते हैं, उनका फॉरेन करेंसी देके गांधी बापू लेते हैं एंड एक्सचेंज करते रहते हैं। प्लस एयरपोर्ट्स पे तुम लोग ने देखा रहेगा T2 पे, ठीक है, तो ये सब जगह पर क्या है कि इन लोगों ने, आरबीआई ने इन लोगों को अथॉरिटी दी है। अब मुझे एक बात बताना, जैसे तुम लोग बोल रहे हो कि मेरे पास $5 लाख है, तो तुम मेरे से डॉलर नहीं खरीद सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं तुमको डॉलर बेच भी नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आई एम नॉट एन ऑथराइज डीलर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमेशा फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन कैसे होता है, ऑथराइज डीलर से ही होता है। समझ में आया? इज दिस क्लियर? अब एक साल में ना एक लिमिट होती है कि कितना फॉरेन करेंसी तुम एक्सचेंज कर सकते हो, तो उसका लिमिट है $2.5 लाख। कितना है? $2.5 लाख। अब ये लिमिट आरबीआई ने सेट की है कि मतलब कोई भी फॉरेन जाए तो उसको मैक्सिमम कितना हम फॉरेन करेंसी दे सकते हैं, $2.5 लाख। अब ऐसे मत बोलना कि अरे हमको तो यूरोज चाहिए, हमको तो पाउंड चाहिए, हमको तो स्विस फ्रैंक चाहिए। अरे हर चीज का एक ही वैल्यू नहीं होता है ना, डॉलर को कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं इनटू पाउंड, यूरोज एंड एवरीथिंग, बट डॉलर को ग्लोबल वेहिकल करेंसी बोल दिया है, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जापान जाना है, ठीक है, तो जापान में क्या चलता है, येन चलता है, तो मुझे येन चाहिए। अब अगर मेरे पास डॉलर है तो मैं, सुनो, अगर मुझे येन चाहिए फॉर एग्जांपल, एक येन कितना होता है, 1 येन इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल लेते हैं 1 येन इज इक्वल्स टू, नहीं रुको, $0.5। कितना? $0.5। येन का वैल्यू कम है, ठीक है, मतलब अगर मुझे $2.5 लाख को एक्सचेंज करवाना है तो कहने से मुझे उसके अपोजिट मुझे 5 लाख येन मिलेंगे।
यस और नो? एक येन की वैल्यू आधा डॉलर है, बराबर? तो 2.5 लाख डॉलर के बदले मुझे 5 लाख येन मिल सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, हर एक करेंसी को डॉलर से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं। समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब देखो, कमिंग बैक टू द एक्ट, ये एक्ट क्यों लाया गया था? देखो, इस एक्ट का नाम क्या है? द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब इसके पहले ना एक पुराना कानून था जिसको बोलते हैं FCRA, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है? अब देखो, ये एक्ट का नाम क्या है? मैनेजमेंट। पुराने एक्ट का नाम क्या था? रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब कि वो लोग कंट्रोल करेंगे कि तुमको कौन सी चीजों के लिए पैसा मिलेगा और कौन सी चीजों के लिए पैसा नहीं मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट क्या बोल रही थी, एक टाइम ऐसा था जब इंडिया की गवर्नमेंट के पास बहुत कम पैसा था फॉरेन करेंसी, तो लोग क्या बोलती थी, तू मर रहा है ना तो तू मर, हम तुझे इलाज के लिए भी बाहर नहीं जाने देंगे। अब उनकी भी मजबूरी है, बराबर? जैसे 1991 में याद है तुम लोग को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था, तब हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ता चलने जितना ही फॉरेन करेंसी था। मतलब वी कैन इंपोर्ट ओनली फॉर 2 वीक्स आउट ऑफ इंडिया, उसके ज्यादा हमारे पास पैसा ही नहीं था। इसलिए तभी LPG का पॉलिसी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिससे वापस से ये बाल्टी का बैलेंस क्या होने लगा? भरने लगा। समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर? ओके, नाउ लेट अस डाइव इनटू द हिस्ट्री। सबसे पहले 1939 में क्या हुआ? द फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल लॉ। मतलब फॉरेन एक्सचेंज का जो डिपार्टमेंट था, उन्होंने एक कानून बनाया। किस चीज का कानून बनाया? कि वो लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल लॉ, मतलब अब हम लोग ये जो एक्सचेंज हो रहा है करेंसी, वन करेंसी टू अनदर, उसको कंट्रोल कैसे करें, ठीक है? ताकि हमारी करेंसी डीवैल्यू भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि हमारे पास फॉरेन करेंसी ही ना हो। इज दिस क्लियर? दोनों रीजन, एक तो डीवैल्यूएशन को रोकने के लिए और एक कंट्रोल होना चाहिए ना कि भाई कितना बाल्टी का बैलेंस कितना कम ज्यादा हो रहा है। इज दिस क्लियर? ओके, अब ये ब्रिटिशर्स ने लाया था। फिर 1947 में क्या हो गया? फेरा कमेंस्ड। पहले था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट या फॉरेन कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट, ठीक है? अब ये पहले फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। कमेंस द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। यू नो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? जैसे जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा मिलता है। अब यहाँ पर क्या होने लगा कि हमारा जो पेमेंट था वो ज्यादा हो रहा था क्योंकि हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे और सामने हम एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको बोलते हैं, ठीक है? अब देखो 1973 में फेरा को हम लोग ने रिस्ट्रक्चर किया और उसको एक रिगरस फ्रेमवर्क दे दिया। रिगरस फ्रेमवर्क मतलब कि हम कोई भी चीज के लिए तुमको फॉरेन करेंसी नहीं देंगे। जैसे मैंने बोला ना, तुम मर रहा है तो मर, बट हम तुम्हें नहीं देंगे फॉरेन करेंसी क्योंकि अपने पास थी ही नहीं उतनी, ठीक है? मतलब वो क्या बन गया था? एक स्ट्रिंजेंट लॉ। स्ट्रिंजेंट लॉ मतलब वेरी स्ट्रिक्ट लॉ। 1991 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना हो गया था? 1.1 बिलियन डॉलर्स। मतलब ऐसा सुनने में आता है बहुत ज्यादा, बट इससे सिर्फ 2 हफ्ते इंडिया चल सकता था। एंड दैट इज द रीजन दे गॉट अ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसको बोलते हैं LPG स्कीम। 1999 में फेरा कन्वर्टेड इनटू फेमा। अब देखो ध्यान से, पहले में क्या लिखा है? फेरा, FERA, और यहां पर क्या लिखा है? फेमा, FEMA। डिफरेंस है मैनेजमेंट और रेगुलेशन। मतलब पहले जिस चीज को हम कंट्रोल कर रहे थे अब हम उसको क्या करेंगे? सिर्फ मैनेज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए ना, उसके बाद अपने पास फॉरेन करेंसी बढ़ने लगा, ठीक है? तो अब हमें उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, हम उसको क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। एंड 2001 में फेमा इंक्रीज द फॉरेन रिजर्व टू 314.74 बिलियन डॉलर्स। मतलब इससे आराम से पूरा 1-2 साल निकल सकता है फॉरेन करेंसी को। इज दिस क्लियर? ये देखो यहाँ पर मैंने पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन भी बताया, व्हाट इज फेरा एंड व्हाट इज फेमा। सी एज सच दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, बट MCQ में तो कुछ भी आ सकता है। देखो मॉड्यूल में जो कुछ भी दिया उसमें से एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो दैट्स द रीजन आई एम टीचिंग यू ऑल, ठीक है? सो देखो ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन और ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। ये ना रेगुलेशन है इसलिए इसका नाम था, इट वॉज अंडर द क्रिमिनल लॉ प्रोसीडिंग्स, ठीक है? और ये क्या है? तुम्हारा सिविल लॉ। ये मतलब क्रिमिनल लॉ, जैसे ही क्रिमिनल लॉ आता है तो कोई भी ऑफेंस किया उसकी क्या होती है? जेल होती है, बराबर? पेनल्टी एंड कंपेंसेशन भी है,
बट यहाँ पर जेल होती है, इम्प्रिजनमेंट। बट मुझे एक बात बताना, कोई भी सिविल लॉ में अगर ऑफेंस हुआ तो सिर्फ क्या होता है, फाइन, डैमेज या पेनल्टी। इज दिस क्लियर? अच्छा, इसके लिए कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था, बट यहाँ पर इन लोग ने क्या किया, ट्रांजैक्शन को 2 नाम दे दिए हैं। एक है तुम्हारा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक है तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। सब कुछ समझेंगे धीरे धीरे, हौले हौले, समझ में आया? ओके। फिर ट्रांजैक्शंस यहाँ पर प्रोहिबिटेड थे। प्रोहिबिटेड मतलब क्या, कि किसी भी चीज के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर कैसा है, ट्रांजैक्शन परमिटेड है, मतलब तुमको जो ट्रांजैक्शन करना है वो कर सकते हो, बट अनलेस अगर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए प्रोहिबिट कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने ऐसे बोला कि पाकिस्तान के साथ तुम कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते, वाई? बिकॉज इट इज एन एनिमी नेशन, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है? इट्स नॉट एन एनिमी नेशन, बट अगर उन लोग ने ऐसे बोल दिया कि उसके साथ कोई भी ट्रेड नहीं होगा, तो फॉर दैट सेक हमें फॉरेन करेंसी भी नहीं मिलेगा। जैसे सपोज हमारी दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है रशिया के साथ, तो हमें रशिया के साथ अगर ट्रेड करना है तो हम फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो मतलब कोई भी टाइप का प्रोहिबिशन, सपोज ये इंसॉल्वेंट हो गया, अब इंसॉल्वेंट हो गया तो आरबीआई क्या बोलती है कि इंसॉल्वेंट लोगों को कोई भी फॉरेन एक्सचेंज दिया नहीं जाएगा, तो वो भी प्रोहिबिशन ही हो गया ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऑलमोस्ट ऑल द ट्रांजैक्शंस आर परमिटेड, फ्रीली परमिटेड, अनलेस प्रोहिबिटेड। अनलेस प्रोहिबिटेड मतलब क्या, कि अगर पीछे से कोई भी रिस्ट्रिक्शन आ गया तो रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना पड़ेगा। अंडरस्टूड गाइस? ओके। ये कैसा था, रिजिड लॉ था, और ये तुम्हारा कैसा है, लिबरल लॉ। फेरा वॉज रिजिड रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज, whereas FEMA is rigid regarding disclosure। क्यों चाहिए? जैसे रुखसाना बोलती है कि मुझे यूएस जाना है, आप मुझे $2 लाख दीजिए, बराबर? $2 लाख, 2 लाख रुपए नहीं, $2 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 1.6 करोड़। क्यों चाहिए बहन तेरे को पैसा? तो तुझे बताना पड़ेगा आरबीआई को कि मुझे मतलब वहां पर जाकर मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या वहां पर जाके मुझे घर खरीदना है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। तो शी विल हैव टू डिस्क्लोज। तो कहना से यहाँ पर वो लोग डिस्क्लोजर के लिए अड़े रहते हैं कि बता किधर खर्चा किया, ठीक है? इज दिस क्लियर? जस्ट लाइक आवर मॉम्स, किधर पैसे उड़ाए। ओके। फेरा में 81 सेक्शंस थे, वेरेस फेमा में कितने हैं, 49 इररिलेवेंट सेक्शंस निकाल दिए। 49 भी तुम पूरे नहीं पढ़ने वाले, तुम्हारा सिलेबस बड़ा ही छोटू सा है, ठीक है? तुम्हारा सिलेबस बड़ा ही छोटू सा है, ठीक है? चलो अब देखो इसके फीचर्स समझते हैं, ठीक है? सुनना ध्यान से। एक होता है, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं नेगेटिव, मतलब मेंस रिया, ठीक है? मेंस रिया तुम लोग ने कभी सुना रहेगा, ठीक है? मतलब अजम्पशन ऑफ कल्प्रिट ऑन पर्सन। जैसे फेरा में कैसा होता था कि मान लिया जाता था कि ये कसूरवार है, इसने कोई गुनाह किया है, मतलब पहले से ही फेरा में ऐसा सोचते थे कि तू गलत है, समझ में आया? तूने गुनाह किया है, किस चीज का गुनाह किया, तूने फॉरेन एक्सचेंज क्यों मांगा, उस चीज का गुनाह किया, ठीक है? वेरेस फेमा में कैसा होता है ना, ऐसा कोई बोलते हैं ना, दिस इज नो नेगेटिव, मतलब मेंस रिया, ठीक है? मतलब डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ेगा दैट द पर्सन इज कल्प्रिट। अंडरस्टूड? यहाँ पर नेगेटिव मेंस रिया है, यहाँ पर नो नेगेटिव मेंस रिया, मतलब पहले से तुझे कसूरवार नहीं मान लिया जाएगा। इज दिस क्लियर? अगर डिपार्टमेंट को लगता है, जैसे रुखसाना ने $2 लाख वहां पर ड्रग्स का स्मगलिंग वगैरह करने के लिए या हवाला के लिए लिया है, यू नो ना व्हाट इज हवाला, ठीक है? हवाला इज अ काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन। एक एग्जांपल देता हूँ, हवाला मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल रुखसाना का कोई रिलेटिव है जो यूएस में ही रहता है, अब उनको इंडिया में पैसा भेजना है, तो वो लोग क्या करेंगे, कोई ऐसी पार्टी ढूंढेंगे जो उधर रुखसाना के रिलेटिव उधर डॉलर में किसी को पैसा दे देंगे, क्योंकि ऐसे एक्सचेंज किया तो इंक्वायरी वगैरह सब हो सकता है ना, और प्लस ट्रांजैक्शन का भी खर्चा लगता है। तो यूएस का यूएस में सेटल हो गया, और इंडिया में रुखसाना को कोई आके उसका इंडियन करेंसी 1.6 करोड़ देकर जाएगा। सो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ हवाला ट्रांजैक्शन। हवाला इज काइंड ऑफ अ जोल, ठीक है? इट्स अ काइंड ऑफ अ जोल। अब देखो पेनल्टी कैसी थी, यहाँ पर फेरा में पेनल्टी थी जेल प्लस 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, वेरेस फेमा में कैसा है 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। इधर जेल नहीं हो सकता, क्यों नहीं जेल हो सकता? बिकॉज दिस इज सिविल लॉ, दिस इज अ सिविल लॉ में भी जेल होता है, बट अगर कोई बड़ा क्राइम हुआ तो होता है। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? अब देखो कुछ 3 नोट है। फेमा इज मेड फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर हम उसको रेगुलेट नहीं करना चाहते,
बराबर, हम उसको क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे एंड मैनेज करेंगे ताकि हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस हमेशा रहे. ऑल्सो मैनेज द फॉरेन ट्रेड एंड बिजनेस इन इंडिया. सोचो अगर लोगों को फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं दिया जाएगा तो कैसे बिजनेस का, ट्रेडिंग वगैरह कैसे होगा, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा फिर. एंड लास्ट क्या बोला, टू प्रोहिबिट यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर अननेसेसरी पर्पस. समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर? अच्छा, जैसे रुखसाना हर साल, बेटा रुक जा मुझे समझाने तो दे. रुखसाना हर साल यूएस जाती है. अब हर साल थोड़ी ना इंडियन गवर्नमेंट पागल है क्या, उसको $2-2 लाख देती जाएगी? क्या पता इधर का सारा ब्लैक मनी वो कन्वर्ट करके उधर लेकर जाते. मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, तो एक लिमिटेशन होता है. ठीक है. अच्छा, सपोज एक और एग्जांपल देता हूँ. सपोज रुखसाना पढ़ने जाती है, पढ़ाई करने जाती है, तो उसने क्या किया, उसको $4 लाख चाहिए थे. कितने चाहिए थे? 4 लाख. तो क्या उसको आरबीआई दे देगी? देगी. उसको $4 लाख दे देगी. बट सपोज फर्स्ट ईयर में, मतलब इस साल कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर 24-25, अगर 24-25 में देखो हर साल की लिमिट कितनी होती है, $2.5 लाख. अगर रुखसाना ने ऑलरेडी 4 लाख को बोलते हैं ना यूज कर लिया है, तो कैन आई से 25-26 में उसको कितना मिलेगा, सिर्फ $1 लाख तक ही मिलेगा, क्योंकि पर ईयर की लिमिट कितनी होती है, 2.5 लाख. समझ में आया क्या? ये एक पूरा स्कीम है जिसको LRS स्कीम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. क्या बोलते हैं? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. समझ में आया? पक्का? देखो वापस से बताता हूँ. अगर सपोज रुखसाना, बट इसमें ना आरबीआई ने कुछ पर्पसेस के लिए ही रखा है. जैसे कोई अगर पढ़ाई करने के लिए गया, या तो फिर कोई अगर बाहर कोई मेडिकल रीजन से गया, ठीक है, जैसे जिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को कैंसर होता है तो लोग यूएस जाके उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं. ठीक है. तो उन लोग के लिए ऐसा कोई फिक्स लिमिट नहीं है. समझ में आ रहा है? मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग यहाँ पर $6 लाख अगर वसूल कर लिया, ये तो 6 लाख किया तो मतलब नेक्स्ट ईयर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और उसके बाद के साल में सिर्फ $1.5 लाख मिलेगा. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? सो जेन्युइन रीजन से अगर किसी को $2.5 लाख से भी ज्यादा पैसा चाहिए तो उनको पैसा दिया जाएगा. अंडरस्टूड? अब तक मैंने तुम लोग को क्या क्या पढ़ा है एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे. दिस इज योर टॉपिक, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. अच्छा, यहाँ पर एक फॉरेन एक्सचेकर रहता है जिसका बैलेंस कब बढ़ता है, जब तुम एक्सपोर्ट करते हो, और बैलेंस कब घटता है, जब तुम इंपोर्ट करते हो. ठीक है. ये पूरी हिस्ट्री पढ़ी तुम लोगों ने. ओके. फिर ये डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरा एंड फेमा. दिस वाज अ क्रिमिनल लॉ, दिस इज अ सिविल लॉ. ठीक है. यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन के नाम नहीं थे. यहाँ पर 2 टाइप के ट्रांजैक्शन है, करंट एंड कैपिटल. फिर यहाँ पर ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड थे, और यहाँ पर कैसे है, परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड. यहाँ पर ट्रांजैक्शन कैसे है, परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड. ये एक रिजिड लॉ था, ये लिबरल लॉ है. ठीक है. अच्छा, ये रिजिड किस चीज के लिए था, फॉरेन एक्सचेंज के लिए. और ये रिजिड किस चीज के लिए, डिस्क्लोजर के लिए. मतलब क्या, तुमको हम पैसा देंगे, तुम सिर्फ बता दो कहां उड़ा रहे हो. इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? चलो, फिर ये यहाँ पर 81 सेक्शन थे, यहाँ पर 49 सेक्शन है. ठीक है. एंड यहाँ पर कैसा था, नेगेटिव मेंस रिया, मतलब अजम्पशन ऑफ कल्प्रिट ऑन पर्सन, मतलब उसको गुनेगार मान लिया जाता है. ठीक है. वेरएज यहाँ पर डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ेगा. बराबर. अगर सपोज किसी ने फॉरेन एक्सचेंज का मिसयूज किया तो डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने कैसे मिसयूज किया, अनलेस दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी. ठीक है. पेनल्टी जेल प्लस 5 टाइम्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, और यहाँ पर सिर्फ 3 टाइम्स ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन. इज दिस क्लियर? और ये तीनों नोट तुम लोग को समझ में आए? चलो फटाफट टेक आउट योर नोटबुक्स, टेक अ फ्रेश पेज, गिव द हेडिंग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. Priyanka, you can see the screen and everything, right? प्रियंका एक ही आने वाली थी ना?
सर ने अगर वो डाउनलोडेबल में नहीं रखा तो तुम्हारी वाट लगेगी, मुझे लिखना पड़ेगा। आया? नोटिफिकेशन नहीं 13 पेज का पीडीएफ है, अपलोड नहीं हुआ। नहीं हुआ चेक इट ट्रांसफर। तो नोटिफिकेशन नहीं आ रही, जो चाहिए वो नोटिफिकेशन आता है। LLP क्वेश्चन एंड आंसर आया? CA इंटर LLP Q&A आया? हाँ 18 बराबर। हम लोग का अभी पटेल सर का क्या चल रहा है? कॉस्ट मॉनिटरी कंट्रोल तुम सब लोग को LLP समझा था ना? पक्का कुछ डाउट है क्या? पढ़ाई नहीं तो क्या डाउट है बस। MCQ का टेस्ट नहीं हुआ LLP का? होता है सर। उसमें सारे फॉर्म नंबर्स भी आए क्या क्वेश्चन में? क्या बोला? कौन से सेक्शंस? हाँ मैं बताता हूँ। लास्ट पेज पे लिखा तुम लोग ने इम्पोर्टेंट सेक्शन? मैंने बताया मैं बताता हूँ। क्या फॉर्म नंबर? चलिए वो तो पढ़। ऐसे तुम लोगों को मॉड्यूल में भी फॉर्म नंबर नहीं लिखेगा, वो मैंने एडिशनल दिया है बैड वो करना है। जितना बोला उतना करना है। मैं टीचर हूँ तो टीचर मत करो, पढ़ो जितना बोला उतना करो। तुमको अदर लोग बचा लेगा। I forgot your name. Where do you come from? Harvard. You come from Harvard. I found it. सुबह कितने 4 बजे निकला था? अब यार अच्छा ठीक मेरे लेक्चर तो तू रोज आएगा। हार्वर्ड किधर आता है? तो नवे मुंबई से बनाया मजा आता है ट्रेन में। 5 कर दो आप कुछ भी डाउट हो तो पूछना, मिलना ट्रेन में लगता है। क्या कर रहा है? तेरे रोज बढ़ जाता है। रेडी हो गई मतलब माइक फाउंडेशन का पूरे अच्छे ऑफिस
डन. बिस्किट जल्दी. वो नहीं आया वो लड़का, सो रहा. फीवर है क्या? डोलो खा लेने का. डोलो खा लेने का. डोलो. इसको हो सके तो एक ही पेज पे लिखो. पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन है. ये पेन नहीं आई आज वापस से. बहुत छुट्टी चाहिए. बैकअप मिलता है इसको. बैकअप मिलता है. हो गया.
यहाँ तक हो गया? नहीं Can I change the slide? yes फीचर्स हो गए? yes डन? yes आगे बढ़े? yes समझ में आया ना इंट्रोडक्शन वगैरह? However, this can only be asked in MCQs. Okay? चलो. Now, let us go ahead and understand objective of FEMA. FEMA क्यों आया? तो उसका दो ऑब्जेक्टिव है. एक तो फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स और दूसरा क्या था? प्रमोटिंग
डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेक्स मार्केट, बराबर। फॉरेक्स करके एक पूरा चैप्टर तुम पढ़ोगे सीए फाइनल के एसएफएम में, मतलब एएफएम जो अभी हो गया है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि कैसे फॉरेक्स रेट कैसे डिटरमाइन होती है वगैरह, सब एक पूरा चैप्टर ही है, मतलब वो एक अलग से पूरा सब्जेक्ट ही हो जाता है, ठीक है। सो फॉरेक्स मार्केट को कैसे वो लोग प्रमोट करेंगे, उसको कैसे डेवलप करेंगे, एंड साथ ही साथ उसको मेंटेन भी करना बड़ा ही जरूरी है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ एमा है। अब एप्लीकेबिलिटी टू द होल ऑफ इंडिया, एंड ये कमेंट्स कब हुआ था? 1 जून 2000 से। इज दिस क्लियर? एप्लीकेबिलिटी टू द होल ऑफ इंडिया एंड कमेंसमेंट कब हुआ था? 1 जून 2000। अब देखो, लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशंस, ठीक है। सबसे पहला डेफिनेशन क्या बोलता है? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। क्या बोला मैंने? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब से मैं इसको रिफर करूंगा PROI। क्या बोलूंगा मैं इसको? PROI बराबर। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। ये डेफिनेशन है, मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। लॉ वालों ने पता नहीं क्या पिकर बनाया रहेगा, ओके। सो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का मतलब होता है वो पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया। समझ में आ गया? तो अब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया समझना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इसको मैं आपसे क्या बोलूंगा? PRI। क्या बोलूंगा? तो देखो, PROI मतलब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड, PRI मतलब पर्सन रेसिडेंट। अब देखो, हम लोग ने जब पढ़ा PROI मतलब क्या होता है? हु इज नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया। तो भैया हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया? तो इन्होंने बोला है हु स्टेज मोर देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। यहाँ पर कंडीशन क्या है? मोर देन 182 डेज, मतलब 183, 184 से लेके 365 तक चलता है। इज दिस क्लियर? अगर क्वेश्चन में एग्जैक्ट 182 डेज दिया है तो नॉट अ रेसिडेंट। समझ में आया क्या? अंडरस्टूड? ओके। अब देखो, पहली बात तो क्या बोला है कि ऐसा इंसान जो यहाँ पर 182 डेज से ज्यादा रहता है, कहाँ रहता है? इंडिया में, उसको क्या बोलते हैं? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। यानी से ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन हो गई। बट डज नॉट इंक्लूड, कौन से लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। गाइज, दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। इफ अ पर्सन इज लीविंग इंडिया फॉर द फॉलोइंग 3 पर्पस, 3 पर्पस के लिए अगर वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। पहला पर्पस एम्प्लॉयमेंट, उधर जॉब करने जाएगा। दूसरा बिजनेस या वोकेशन। वोकेशन मतलब क्या होता है? हॉबी, बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना, ठीक है। तो मैं इंडिया छोड़ के यूके चला गया क्रिकेट खेलने के लिए, तो मतलब क्या? वो एक वोकेशन हो गया, ठीक है। हॉबी रिलेटेड कुछ भी काम, सपोज मैं वायलिन बजाता हूँ, बैंड बजाता हूँ, ठीक है, तो वो सब क्या है? हॉबी हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। या एनी पर्पस। देखो, पहला क्या बोला? एम्प्लॉयमेंट। बोलो मेरे साथ, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन और एनी पर्पस। सुनो, एनी पर्पस वेर इट इंडिकेट्स हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड। जैसे सपोज रुखसाना की शादी हो गई, ठीक है। अब उसका हस्बैंड वहां पर रहता है, तो वो जाएगी तो क्या उधर घूमने जा रही है? वो नहीं। क्या उधर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रही है? नहीं। क्या बिजनेस के लिए जा रही है? नहीं। क्या वोकेशन के लिए जा रही है? नहीं। बट कोई दूसरा पर्पस तो हो सकता है ना जिसके लिए वो वापस कभी नहीं आएगी। समझ में आया? तो ऐसे ये सारे पर्पस, इसलिए तो जल्दी वीजा नहीं देते, क्योंकि हम इंडियंस क्या करते हैं? हमको जो भी फॉरेन कंट्री पसंद आ गई उधर शादी कर लेते हैं। यस और नो, ये सब होता है, ठीक है। सो एनी पर्पस वेर इट इंडिकेट्स हिज इंटेंशन टू स्टे, उसके इरादे कैसे है कि वो वहीं पर रहेगा। समझ में आ गया? फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड। इसका मतलब क्या? कि वो इंसान PRI नहीं है। सी डेफिनेशन को समझो। हाँ, डज नॉट इंक्लूड। सपोज इस साल में रुखसाना यहाँ पर 200 दिन रही, फिर भी अब वो जा रही है ना ससुराल गेंडा फूल, ठीक है। तो इसका मतलब इज शी अ PRI और नॉट अ PRI? समझ में आ गया क्या? इज दिस क्लियर? बट सपोज पिछले साल तो वो यहीं पर थी, तब उसको कहीं अब्रॉड जाना नहीं था, तो इस साल में सी हम लोग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं। तो देखो कैसे समझने का कि अगर 2022-23, ठीक है, 22-23 में वो यहाँ पर 365 डेज रही थी, तो 23-24 के लिए वो क्या है? PRI है। समझ में आया?
बट जब वो इस साल छोड़ के जा रही है तो अब से उसका स्टेटस क्या हो गया, PROI हो गया। समझ में आया क्या गाइस? अंडरस्टूड? पक्का? वेरी गुड। ओके, अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। एनी पर्पस में सिर्फ शादी ब्याह नहीं होता, ठीक है। स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए वो 2-2, 3-3 साल या 5-5 साल भी जाते हैं, ठीक है। तो आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया है कि इफ अ स्टूडेंट इज लीविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन, उसे भी माना जाएगा कि वो कंट्री को छोड़ के जा रहा है। मतलब अब 4 लोग आ गए, ठीक है। स्टूडेंट का तो आरबीआई ने सर्कुलर ही इशू कर दिया कि कोई भी स्टूडेंट, जैसे सपोज मैं चला जाता हूँ यूएस, ठीक है, वहां पर जाके मैं एमबीए की डिग्री करता हूँ, बराबर, और उधर ही फिर मैं सेटल हो जाऊंगा, एटलीस्ट जॉब तो करूंगा ना थोड़ी देर, ठीक है। तो कहने से मुझे 3 साल का वीजा मिला। कितने ईयर्स का? 3 इयर्स का वीजा, मतलब 2 इयर्स ऑफ एजुकेशन एंड 1 ईयर ऑफ जॉब। तो इसे मान लिया जाएगा कि मैं भी इनडेफिनेट पीरियड के लिए आउट ऑफ इंडिया रह रहा हूं। मतलब मेरा स्टेटस भी क्या हो जाएगा? PROI। क्या हो जाएगा? PROI, बराबर। तो PRI के डेफिनेशन में अब तक अपन ने क्या देखा कि कोई भी इंसान जो 182 डेज से ज्यादा रहता है, कौन से साल में? पिछले साल में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे इस साल में क्या माना जाएगा? PRI, ठीक है। बट 4 टाइप के लोगों को PRI नहीं माना जाएगा। पहला तो जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, जो बिजनेस या वोकेशन के लिए जा रहा है, एनी अदर पर्पस, जहां पर उसका इरादा क्या है कि बस उधर ही बस जाना है, ठीक है। एंड चौथा क्या बोला है? जो पढ़ाई करने जा रहे स्टूडेंट्स, उनको भी मान लिया जाएगा कि वो वहां पर इंडेफिनेट पीरियड के लिए जा रहे हैं। समझ में आया क्या? तो कहने से ये लोग PRI नहीं है। अब देखो, जैसे हम लोग यहां से वहां जा रहे हैं, वैसे वहां से भी तो लोग इधर आते हैं, बराबर। सो इफ अ पर्सन इज कमिंग इन इंडिया फॉर द 3 केसेस, देन कंसिडर देम एज PRI, बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल नितेश रहता था रशिया से वो इधर आ गया, क्या करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। उसको इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट हो, बिजनेस, वोकेशन या एनी अदर पर्पस वेर इट इंडिकेट्स हिज इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया, कहां पर रहेगा वो अब? फॉर इनडेफिनाइट पीरियड। तो बाहर के लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं कोई भी चीज के लिए, जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, वोकेशन या एनी अदर पर्पस, उसको क्या मान लिया जाएगा? PRI मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? PRI। समझ में आया? ओके। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोला? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, मतलब जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है वो तो PRI माना जाएगा। उसको इंडियन कंपनी बोलते हैं, इंडियन कंपनी, इंडियन फर्म, इंडियन LLP, मतलब जिसका इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है, जिसका जन्म किधर हुआ है? इंडिया में, उसको क्या मान लिया जाएगा? PRI, ठीक है। फिर कोई भी ऑफिस हो, कोई भी ब्रांच हो, कोई भी एजेंसी हो इन इंडिया, मतलब जैसे देखो ज़ारा इंडिया लिखा है, H&M इंडिया लिखा है, बट क्या वो इंडियन ब्रांड्स है? नहीं, दे आर फॉरेन ब्रांड्स, बराबर ना। तुम लोग को पता है ना, ज़ारा इंडिया, H&M इंडिया, पीछे इंडिया लिखते हैं, ठीक है। एडिडास इंडिया, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? तो ये क्या है? उसकी ब्रांचेस है ना, बराबर। बट इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय हूम? बाय अ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। क्या ज़ारा, H&M इंडियन ब्रांड्स है? नहीं, बट उनकी ब्रांचेस यहाँ पर है। बट बिकॉज उनकी ब्रांचेस यहाँ पर है इसलिए वो PRI माने जाए। इधर ही बिजनेस कर रहे हैं ना, सोचो जरा, वो लोग इधर बिजनेस करने के लिए आए हैं, भले वो लोग कंट्रोल बाहर से होते हो, बट वो लोग बिजनेस इधर करने आए हैं, इसलिए वो क्या मान लिए जाएंगे? PRI। फिर ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी आउटसाइड इंडिया, जैसे रिलायंस की, टाटा जी के भी बहुत सारे बिजनेसेस आउट ऑफ इंडिया है, बट वो कंट्रोल कहां से हो रहे हैं? इंडिया से। सो ओन्ड एंड कंट्रोल बाय पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया, इसलिए वो भी PRI ही मान लिया जाएगा। टोटल 5 चीजें हैं। सबसे बड़ा डेफिनेशन है PRI, ठीक है। PRI तो बड़ा ही चिंदी था कि PROI कौन होता है? जो PRI नहीं होता, बराबर। जो PRI नहीं होता वो कौन होता है? PRI। अब PRI के लिए पहले तो अपन ने क्या देखा कि मोर देन 182 डेज कौन से साल में होने चाहिए? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, बट डज नॉट इंक्लूड 3 थिंग्स। सबसे पहला, पर्सन हु इज लिविंग इंडिया फॉर 3 पर्पस। पहला पर्पस कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट, फिर बिजनेस या वोकेशन, एंड तीसरा एनी पर्पस जिसमें उसका इरादा क्या है? इनडेफिनाइट पीरियड के लिए वो वहां पर रहेगा। आरबीआई ने हायर स्टडीज वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी एक सर्कुलर इशू कर दिया, उनको भी PRI माना जाएगा। समझ में आया? तो ये 4 जो है ना, ये नॉट द PRI, मतलब कहने से दे आर PROI,
यस और नो? इफ दे आर नॉट अ PRI मतलब दे आर PROI, वो छड़ के चले गए हमें, यस और नो? अब वैसे ही फॉरेन से भी तो लोग आएंगे तीनों पर्पस के लिए, तो उनको क्या मान लिया जाएगा? PRI। फिर जो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पर जन्म हुआ है उसका इनकॉर्पोरेशन है, उसे भी PRI माना जाएगा। फिर देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑफिस ब्रांच एजेंसी इन इंडिया। ऑफिस ब्रांच एजेंसी कहाँ पर है? इन इंडिया, इंडिया में, इसलिए PRI। फिर ऑफिस ब्रांच एजेंसी आउटसाइड इंडिया, अरे बट कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडियन रेसिडेंट ना, इसलिए वो भी क्या बन जाएगा? PRI। समझ में आ गया? चलो इसको एक समराइज करते हैं डेफिनेशन को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, ठीक है। पहला डेफिनेशन PROI, इसका मतलब क्या? हु इज नॉट PRI। कितना चिंदी है ना ये, ठीक है। अब PRI मतलब क्या? PRI सबसे पहले क्या कंडीशन है? मोर देन 182 डेज। कौन सा ईयर? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब कैन आई से डज नॉट इंक्लूड मतलब ये उसके एक्सक्लूजन है, मतलब एक्सक्लूजन मतलब वो PROI हो गए। कौन से लोग जो इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, कौन से पर्पस के लिए? बिजनेस, अच्छा सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन, या तो फिर एनी अदर पर्पस जिसमें उनका इंटेंशन क्या है? इनडेफिनाइट पीरियड। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, ओके। फिर क्या बोला है? इंक्लूड्स विच, बाहर से लोग जो इंडिया में आ रहे फॉर द सेम पर्पसेस, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन या एनी अदर पर्पस, जहां पर वो लोग इंडिया में ही रहने वाले फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन, एनी पर्सन मतलब LLP फर्म सब आ गया, ठीक है, जिसका इनकॉर्पोरेशन कहां पर हुआ है? इंडिया। समझ में आया? फिर चौथा पॉइंट क्या बोलता है? सुनो, एनी एजेंसी, ब्रांच या ऑफिस कहां पर है? आउटसाइड इंडिया। कहां पर है? आउटसाइड इंडिया, बट कंट्रोल बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। या तो पांचवा, अपन ने रिवर्स कर दिया, पांचवा मैंने पहले ले दिया। तो एनी ब्रांच, ऑफिस, एजेंसी इन इंडिया बाय कंट्रोल बाय PROI, ठीक है, बट वो इंडिया में है इसलिए वो PRI माना जाएगा। पूरा डेफिनेशन समझ में आया क्या? सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? पक्का? ओके। अब देखो सेक्शन 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 3 क्या बोलता है? डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, मतलब क्या कोई भी ऐसे फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है? जैसे मैंने बोला मेरे पास $5 लाख, ऐसा होने देगी क्या कभी RBI? नहीं ना, मैं अंबानी हूं तो भी ना होने दे। $5 लाख इज अ बिग अमाउंट, ठीक है, नहीं अंबानी जी को चलता है, ठीक है। सो नो पर्सन शैल बी अलाउड टू डील, ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज अदरवाइज देन एन ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन को ऑथराइज्ड डीलर भी बोला जाता है। इज दिस क्लियर? मतलब जिनको RBI ने अथॉरिटी दी है सिर्फ वही लोग क्या कर सकते हैं? फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं। टू मेक एनी पेमेंट और फॉर क्रेडिट ऑफ PROI, मतलब सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर ही ये सारे काम कर सकता है। टू रिसीव एनी अमाउंट फ्रॉम PROI इन इंडिया अदरवाइज देन थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन, मतलब कोई ऑथराइज्ड पर्सन को छोड़ के कोई भी आउटसाइड इंडिया वाले से कोई पेमेंट रिसीव कर सकता है? नहीं कर सकता। एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट, क्या ये सारी चीजें कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बट अगर RBI ने अलाउ कर दिया तो कर सकते हैं। देखो नीचे क्या बोला है? अबाउट ट्रांजैक्शन आर पॉसिबल इफ प्रोवाइडेड इन द एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस या इफ परमिटेड बाय RBI। समझ में आया क्या? सो अगर RBI ने परमिशन दे दिए तो चलता है, या तो अगर एक्ट में बोल दिया है, जैसे बैंक्स को तो अथॉरिटी होती है ना, बैंक ये सारी चीजें कर सकता है ना, यस और नो। इनफैक्ट जो लोग फॉरेन रहते हैं वो अपने मम्मी पापा को यहाँ पर पैसे भेजते हैं, जिसको रेमिटेंस बोला जाता है, वो रेमिटेंस भी बैंक अकाउंट में आता है। समझ में आया? फिर बैंक उनको क्या करती है? उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड गाइस? ओके। सेक्शन 4 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कितना तुम करेंसी होल्ड कर सकते हो? जैसे अभी मैं थोड़े महीने पहले पेरिस में था, तो जब मैं पेरिस से आया तो मेरे पास बहुत सारे यूरोस थे, बट क्या मैं सारे के सारे यूरो होल्ड कर सकता हूँ? ऐसे कलेक्शन बनाऊंगा क्या यूरो का पिलो बना दूं घर पे? नहीं। तो मुझे कितनी लिमिट दी गई? देखो, एनी PRI कैन होल्ड करेंसी नोट्स विच इज लेस देन इक्वल टू, या कैन से मैक्सिमम, लेस देन इक्वल टू मतलब मैक्सिमम $2000
और एनी अदर फॉरेन एक्सचेंज इक्विवेलेंट, यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इक्विवेलेंट टू सच अमाउंट. इज दिस क्लियर? हाउएवर देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉइन. चिल्लर जितना रखना रखो, बराबर. ये रिस्ट्रिक्शन किस चीज के लिए है? सिर्फ नोट के लिए है. अंडरस्टूड गाइस? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पाउंड लेकर आया तो एक पाउंड कितने का है? 120 रुपए का. और डॉलर कितने का है? 90 रुपए का लेते. चलो 90, तो 2000 इंटू 90 कितना आता है? 1,80,000. डिवाइड बाय करूंगा 120 का पाउंड होता है, मतलब मैं 1500 पाउंड होल्ड कर सकता हूं. मतलब मैं, मेरे पास हार्डकोर करेंसी, कैश करेंसी, आई कैन कीप अप टू 1500 पाउंड्स ओनली, विच इज इक्विवेलेंट टू 2000 यूएस डॉलर्स. समझ में आया? मतलब ये 2000 यूएस डॉलर की क्या लिमिट दे गई है. अब ये लिमिट क्यों दी गई है? क्योंकि इतना ही, मतलब अगर फिर हर लोग घर में अपना फॉरेन करेंसी जमा करने लगे तो जरूरत वालों लोगों को पैसा कहाँ से मिलेगा? वो लोग फिर ऑथराइज डीलर बन जाएंगे. सपोज मेरे पास ऐसे 20 लाख यूएस डॉलर है तो मैं ही अपना एक बैंक खोल दूंगा. उसमें मैं फिर मैनिपुलेट कर सकता हूँ ना. मैं महंगे में डॉलर बेचूंगा और सस्ते में खरीदूंगा. फिर फॉरेनर्स आएंगे तो उनको सस्ते में, मैंने उनसे डॉलर खरीद लिए और तुम लोग जब घूमने जाओगे तो तुमको महंगे में डॉलर बेच दिए. बराबर. ऐसे भी स्मगलिंग भी होता है. बराबर. और ऐसा झोल झाल वाले ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं. इसलिए बैंक हर किसी को परमिशन नहीं देती. ठीक है. तुम लोग अगर गोवा गए हो, कोई गोवा गया है क्या इधर? नहीं गए. गोवा में कैसा होता है कि वहां पर जो छोटे छोटे बियर के स्टॉल्स होते हैं ना, वहां पर उधर के लोग फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट करते हैं फॉरेनर्स से. बट उनको भी लिमिट है. मैक्सिमम कितना वो लोग ले सकते हैं एक दिन में? 2000. मतलब एक दिन में तो कितना भी ले सकते हैं, बट जैसे उनके पास 2000 से ज्यादा हुआ उनको डिपॉजिट करवाना पड़ता है बैंक से. इज दिस क्रिस्टल क्लियर? अंडरस्टूड? चलो यहां तक लिखो. ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा. वो डेफिनेशन एकदम शांति से अच्छे से लिखना, PRI वाला. उसके रिलेटेड मैं तुम लोग को क्वेश्चन भी बताता हूँ.
क्या हुआ बेटा? कोई डाउट है? पूछता ना, तेरे ऊपर एग्जाम्पल लेता हो तो बुरा नहीं लगता ना तेरे को? कभी मार डालता हो, कभी तेरी शादी करवा देता हूँ। क्या इसका कोई एग्जाम्पल नहीं था, ये तो मतलब फॉरेन करेंसी मार्केट को प्रॉपर से कंट्रोल करना, उसको अच्छी तरह से डेवलप करना, ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये पूछा भी नहीं जाएगा। बट एज अ नोट्स तुम बना रहे हो तो तुमको फिर मॉड्यूल नहीं रिफर करना चाहिए ना। लॉ में ना जो मैं नोट्स लिखाता हूँ विवेक, तेच वाचायचे आणि क्वेश्चन करायचे. तुझे समझ में आ रहा है विवेक? मजा आ रहा है? आज तो फिर भी हम लोग मजाक नहीं कर रहे थोड़ा, वरना नीतीश बहुत जोक मारते हैं. आज ब्रेक नहीं चाहिए ना हम लोगों को? मुझे तो ऐसा सुनने में आएगा कि हम लोग को ब्रेक्स नहीं करता हूँ. हो गया? मैं तुम लोगों को ना इसमें सीए फाइनल के भी क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि उसमें से आ सकते हैं. हम सीए फाइनल में लॉ ही नहीं है.
ये हो गया। चेंज करूँ क्या? अब तक क्या इंपॉर्टेंट था? सिर्फ ये डेफिनेशन TRI, ठीक है, वो याद रखना। हितेश डन। हो गया।
Done? You want a break now? Yes, sir. Yes. Yes. But still there is time. Right, section 3. तुम लोगों को 7 से 10 में ब्रेक मिलता है क्या? हाँ, कितने मिनट? 15 मिनट बस। सच्ची मस्त नहीं हो रहा। 1:30 बजे तक बैठा मैं भी जितना 15 मिनट के लिए। 10 बजे के पहले ही चल रही है। तो का 3 घंटे का लेक्चर है मेरा पौने क्या? ऑथराइज डीलर पर्सन के वाले डीलर लिखते हैं। विवेक टू इंडो कितना मतलब नो ब्रेक इफ यू वांट टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे पीछे बोला करा दिखाई मैं जो बोलूँगा वो करने का विवेक ठीक है मुझे 50 लाख कमाना है ना मेरे को मस्त सीक्रेट देता है क्या करो तो बैठ होता है अंबानी के साथ जाते प्लीज मेरे को जॉब दे दो प्लीज बोलना भीख मांगना नहीं होता मुझे कितना ठंडी लगता है तो रोज स्वेटर पहन के घूमता है इतनी गर्मी में सुबह ठंड होती है क्या यहाँ तो आधे से इधर ये तो ऐसे चालू लगा तो ठीक है तुमने ऐसे कुछ पीछे का मन कर लो वही होता है गर्म होगा इसका पहन के तुम बोलते हो गर्म हो गया वो नीचे क्यों नहीं आ नहीं हो रहा है हाँ सर मैं तो पब्लिक ही नहीं हूँ इधर तो कहाँ तुम लोगों ने फिर एलएलपी का रिवीजन किया ऐसे कॉस्टिंग कर रहे थे को
से अदर लॉस का पूरा लेगा 50 मार्क्स आपका पेपर ही 30 में स्टिल मुझे लेना है ना 50 मार्क्स याद रखना तुम्हारे अटेम्प्ट में ना अदर लॉस 40 मार्क्स का आएगा यार फुल आता है मैं ऐसा श्राप देता हूँ 40 मार्क्स का एक वरदान मिला पूरा 40 मार्क आ गया उसी में उसके लिए पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ लेंगे नहीं देगा पूरा 40 अरे यार तू बीकॉम नहीं लिख रहा है सीए इंटर लिख रहा है उधर तू सही लिखेगा तो तेरे को मार्क्स मिलता है क्या थियरी मतलब आता था हाँ फुल मार्क्स मिलता है अरे तो खाली क्या ऑर्डर लगा अटेंड करेगा कंपनी में नहीं पड़ेगा तो पड़ेगा ना चलो फिर मैं बोल रहा हूँ अभी से मैं 5 मार्क का क्वेश्चन पूरा 5 मार्क थोड़ी देगा वो तो प्रैक्टिकल करके थोड़ी अरे क्या देगा ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय स्टेशन पर 4 है 1 मार्क तो काटेंगे सेक्शन 4 जबरदस्त हाँ सेक्शन 4 हाँ लिख रहा है पढ़ा दिया ना मैंने हाँ पढ़ा है हो गया अभी ब्रेक 10 मिनट का ब्रेक है लिखने के बाद नहीं ब्रेक चालू हो गया We'll start at 12. Let's take a break of 10 minutes. Yes. Okay. 7 minutes हो गया सर